ये कभी अनुभव किसी को नहीं होने दिया कि हम मेरा रिजल्ट हो उनका नहीं, तो उनको हमने पूरा प्रायोरिटी दिया, उनको एक अच्छे तरह से नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। मेरा नाम है सनोज कुमार। उमंग स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, हम लोग अभी जुड़ चुके हैं पुरुषोत्तम जी के साथ, जो कि एसएससी एमटीएस की परीक्षा को पास करके अभी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में कार्यरत है। और इतना ही नहीं, बल्कि इन्होंने एसएससी सीएचएसएल की परीक्षा को भी पास कर लिया है और फिलहाल अभी उनका ज्वाइनिंग का इंतजार कर रहे हैं। तो पुरुषोत्तम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल उमंग स्टडी पर। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे सब्सक्राइबर्स को अपने बारे में थोड़ा सा बताएं। मेरा नाम पुरुषोत्तम कुमार है। मैंने 19 बैच एमटीएस से पास करके इनकम टैक्स धनबाद ज्वाइन किया हूँ और 19 बैच सीएचएसएल से हमारा सिलेक्शन एज ए पोस्टल असिस्टेंट हुआ है। ऑल इंडिया रैंक 141 है। ठीक है, तो आप ये बताइए पुरुषोत्तम जी की विद्यार्थी जीवन से लेकर के एक नौकरी पेशा जीवन में आप प्रवेश किए, ये जो आपका सफर रहा विद्यार्थी जीवन, जब से आपने इस सफर की शुरुआत की, ये सफर को कैसे देखते हैं आप? कैसे रहा आपका ये सफर? कितने चैलेंजेस से भरा भरा है? कितना स्मूथ रहा आपके लिए? थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है क्योंकि हम लोग वहाँ एक प्रिपरेशन के दौर से गुजर रहे होते हैं, तो थोड़ा सीमित दायरे में रहते हैं, बहुत कम लोगों से बोलना चलना और बहुत अपने गोल पे फोकस कर कर रहते हैं। और जब जॉब हो जाने के बाद थोड़ा सा आदमी अपने आप को रिलैक्स भी फील करता है। और जो विविध एग्जाम को हम लोग देते हैं, जैसे एसएससी हो, रेलवे हो, मेनली तो यही हम लोग फोकस करते हैं। स्टेट गवर्नमेंट में कुछ आया, अगर दरोगा रोगा है तो उस पर फोकस करते हैं। और जब एक एग्ज़ाम आपका हो गया कहीं सिलेक्शन, तो आप फिर आपका जो मेन गोल है, जो आप चाहते हैं, उस पर आप डेडिकेटेड होकर एक साइड लग सकते हैं। जी, तो आपका मेन गोल क्या है? मेरा सीजल ही है। मेरा अभी भी आप उस गोल पे लगे हुए हैं? यस, लगे हुए सीजीएल के लिए। ठीक है, तो आप बताइए आपका ये सफर की शुरुआत कब हुई और कहाँ से हुई? मेरा मतलब ग्रेजुएशन 16 में हुआ है, उसके बाद हम इस गोल की तरफ अग्रसर हैं। और 2016 में आपका ग्रेजुएशन हुआ। आप प्राइमरी एजुकेशन आपकी कहाँ से हुई? 10वीं 12वीं आपने कहाँ किया, कहाँ से किया? मेरा प्राइमरी एजुकेशन मतलब नियर क्या जिला टाउन से हुआ प्राइमरी एजुकेशन। कौन से जिला? नवादा जिला से। 2011 में मैट्रिक और 13 में इंटर और 16 में ग्रेजुएशन। तो आप इस जनरल कंपटीशन की तैयारी में कब से लगे? ग्रेजुएशन के दौरान या फिर ग्रेजुएशन के बाद? ग्रेजुएशन का लास्ट ईयर में हम लोग थोड़ा थोड़ा इधर देखना शुरू कर दिए थे। उसके बाद जब ग्रेजुएशन हो गया तो इधर फुल्ली प्रिपेयर करना शुरू कर दिया। ऐसा सीखा। तो किस तरह से तैयारी किया करते थे आप? कैसे पढ़ाई करते थे? हाँ, इसके लिए क्या है कि आप एक बार थॉरोली पूरा सिलेबस जो से सीखा है उसका कंप्लीट कर लें। उसके बाद आपने कैसे कंप्लीट किया उस सिलेबस को? मैंने सीधे सिर्फ मैथ और इंग्लिश पे फोकस किया और जीके के लिए प्रीवियस ईयर और विथ थोड़ा लूसेंट और करंट। इसके बाद रीजनिंग तो सेट से ही हो जाता है और मोर देन सेट। ये मतलब अगर तैयारी पे मेन दिमाग लगाना है तो ज़्यादा से ज़्यादा आप एक बार थोरोली सिलेबस कर लें, उसके बाद मोर देन सेट। जितना ज़्यादा आप स्कोर करना चाहते हैं उतना ज़्यादा आपको सेट देना ही है। क्या कि आप किसी का भी देख लीजिए, अगर बहुत ज़्यादा स्कोर किया है तो उसका मॉक की संख्या बहुत ज़्यादा उसने अटेम्प्ट की है। अच्छा, इसलिए मॉक पे ज़्यादा फोकस किया जाए। सेट्स क्यों इम्पोर्टेंट है? सेट्स इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आप जिस एग्ज़ाम के लिए देने जा रहे हैं, आप उस माइंड सेट के अनुसार ढल जाते हैं। जैसे आपको 160 मिनट में 100 क्वेश्चन डील करना, तो आप अगर प्रैक्टिस करते रहते हैं, अप्रोक्सीमेटली 100 प्लस मॉक दिए, तो आपके अंदर इतना आ जाता है कॉन्फिडेंस कि आप हो सकता है कि 50 मिनट में सेट को डील कर दें। और इसके बाद एवेल्युएशन भी हो जाता है कि मेरा रैंक दिखाता है, परसेंटाइल दिखाता है, कौन सेक्शन आपका वीक है वो दिखाता है। तो इससे क्या है कि अपने आप को एवेल्युएट भी कर रहे हैं। और अगर आपके दिमाग में हमें होम स्टेट लेना है, हमें ये लेना है, तो उसके अनुसार आपको रैंक भी चाहिए, तो रैंक दिखा रहा है। तो आप अगर रैंक आपका बहुत मतलब दूर जा रहा है, बहुत मतलब 4 डिजिट में जा रहा है, तो उसको आप 2 डिजिट 3 डिजिट में लाने के लिए कोशिश करें। तो ज़्यादा से ज़्यादा मौका दीजिएगा तो आएगा। तो बेसिकली आपका कहने का ये मतलब वो आपको एक रोड मैप तैयार करके देता है कि अभी आप कितना पानी में हैं और यहाँ पहुँचना चाहते हैं तो आपको कितना मेहनत करना पड़ेगा। यस जी, तो आप कौन से सोर्सेज से प्रैक्टिस सेट लगाना पसंद करते थे? हम तो ज़्यादातर फॉलो किए। अगर मेरे तैयारी में योगदान की बात की जाए तो हमने 85% टेक्स्ट बुक का ही यूज किया है और 15% अदर सोर्सेस के। क्यों टेक्स्ट बुक ही क्यों? क्या ऐसा क्या है टेक्स्ट बुक में? अच्छा, ये टेक्स्ट बुक में कि एफोर्डेबल प्राइस में मैंने पिछले साल 300 रुपये में खरीदो, तो 2 ईयर का वैलिडिटी दिया। तो इसलिए एफोर्डेबल भी है। बहुत सारे एग्ज़ाम भी हैं, जैसे कि और अदर एग्ज़ाम पे आप अगर स्विच होना चाहते हैं तो वहाँ भी उसका मतलब व्यवस्था है। ऐसे दूसरे मॉक लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसलिए अच्छा। जी,
अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो ये आपका पहला एग्जाम था एसएससी एमटीएस जिसको आपने क्रैक कर दिया, या उससे पहले भी आपने बहुत सारे एग्जाम्स दिए थे जिसमें आपको फेलियर देखने को मौका मिला था? हाँ, जब 16 वाले हुआ था एग्जाम, तो इसमें मेरा 0.5 से मेरिट नहीं बना था, मेरा 125.5 था। और उसमें हम बिहार यूपी मतलब 5-6 स्टेट मतलब ऐसे चूज किए थे, इसलिए मेरा पिछले बार सिलेक्शन नहीं हो पाया था। लेकिन कुछ होता है, मगर फिर कोई बात नहीं, आगे बढ़ा जाए। अच्छा। क्योंकि अगर तैयारी कर रहे हैं तो बाधाएं तो आएगी, जहाँ सफलता मिलती है, मगर उससे इग्नोर करते हुए फिर आगे बढ़ा जाए, मिलेगी। तो कौन कौन सी परीक्षा में आपको बैठने का मौका मिला, या फिर कौन कौन सी परीक्षा में अभी तक आप बैठे हैं, सफलता असफलता अभी मिला तक के? हम अप्रोक्सीमेटली 10 एग्ज़ाम तो मेरा रिजल्ट हुआ है अप्रोक्सीमेटली। जैसे एनटीपीसी दिए थे तो अप्रोक्सीमेट टोटल लेवल में 1 से क्या 2 से 6 सब लेवल में मेरा रिजल्ट था। उसके बाद दरोगा, बिहार दरोगा भी था, सीजीएल भी 2-3 टाइम हुआ है, और ये क्या CHSL ये 16, 17, 18, 19 यहाँ तक 20 भी है, MTS भी 2 टाइम, और क्या और कुछ हुआ होगा तो उधर भी दिए होंगे। यही सब मैंने दिए हैं एग्जाम। तो बेसिकली जनरल कंपटीशन के बारे में जो बातें एक बार कही जाती है कि एक बार अगर आपने थॉरली और अच्छे तरीके से सिलेबस को कवर अप कर लिया तो कमो बेस लगभग सभी परीक्षाओं में उतना ही सिलेबस रहता है, तो आप लगभग सभी परीक्षाओं को पास कर पाते हैं। तो इसके ऊपर आपका क्या राय है? हाँ, अगर एक बार आपका एक लेवल बन जाता है, जैसे अप्रोक्सीमेटली अगर जनरल कंपटीशन से में आप फाइट कर रहे हैं और अपना आप चाहते हैं कि मेरा मेरिट बने, तो आप 85% लाने का कोशिश करें, क्योंकि 85 अगर आ रहा है, 85 प्लस हो रहे हैं, तो छटने की संभावना, मेरिट गिरने की संभावना नहीं रहती है। और उससे आप नीचे हैं तो कहीं ना कहीं दिक्कत है, मगर 85 प्लस कर रहे हैं तो कोई नहीं रोक सकता, आपका सिलेक्शन 100% है। तो रेलवे की एनटीपीसी के अलावा और कौन कौन सी परीक्षाओं में आप पार्टिसिपेट किए? बस सिर्फ Only एनटीपीसी। NTPC? यस। तो आपने एनटीपीसी भी दिया, उसके सारे लेवल्स को क्वालिफाई भी किया, और उम्मीद है कि आप सारे लेवल के एग्जाम भी दिए होंगे। नहीं, मैंने सिर्फ लेवल 6 का एग्ज़ाम दिया, उसका मेरा मतलब रिजल्ट भी हुआ है, और लेवल 5 उसके बाद मैंने नहीं दिया है। मतलब लेवल 2, लेवल 3, लेवल 5 का एग्जामिनेशन आप क्वालिफाइड थे, परंतु आपने एग्जामिनेशन दिया नहीं। क्यों नहीं दिया? इसलिए नहीं दिया कि मेरे पास लेवल 4 होम स्टेट मेरे पास है, तो लेवल 5 के लिए मेरा बोर्ड मुंबई है, तो हम जाना नहीं चाहते हैं, इसलिए होम स्टेट आदमी प्रीफर करते हैं, इसलिए छोड़ दिए। और लेवल 6 का चूंकि ग्रेड पे हाई है इसलिए आपने हाँ, मतलब ऐसे हाँ दिए हैं। ठीक है। तो आपने एसएससी की भी कई सारे परीक्षाएं पास की, इस बार आपने आरबी एनटीपीसी की भी परीक्षा पास की, कहीं ना कहीं आपके पास लेटेस्ट एक्सपीरियंस है परीक्षाओं का। फिर आपसे कुछ बेसिक डिफरेंस पूछा जाए तो आपको क्या बेसिक डिफरेंस दिखा रेलवे की परीक्षाओं में और एसएससी की परीक्षाओं में? अच्छा, अब कुछ ज़्यादा अंतर नहीं रह गया है एसएससी और रेलवे में। अभी तो ज़्यादा अगर कठिन की बात की जाए, डिफ़िकल्टी लेवल का, तो रेलवे ही चढ़ रहा है, क्योंकि इसमें पजल सिटिंग अरेंजमेंट CBT 2 जब हम दिए थे लेवल 6 का, तो उसमें बहुत ज़्यादा नॉर्मल जो रीजनिंग वो तो नहीं था, सब सिटिंग अरेंजमेंट वन सिटिंग अरेंजमेंट 1 क्वेश्चन। और ऐसे बैंकिंग में चाहे होता है तो एक सिटिंग अरेंजमेंट 2-3 क्वेश्चन मिलता देखने को, मगर इसमें 1 अरेंजमेंट 1 क्वेश्चन। तो अभी डिफ़िकल्टी लेवल लिया जाए तो रीजनिंग का रेलवे का ज़्यादा है एसएससी के तुलना में, और फिर मैथ का भी थोड़ा सा, तो उसका मैथ में ज़्यादा न अंतर है, मैथ में इक्वल ही है। बेसिकली ये सवाल मैंने इसलिए पूछा था क्योंकि अभी भी रेलवे में कई सारी खामियां हैं कि रेलवे में रेगुलर वैकेंसीज नहीं आती है। लास्ट वैकेंसी 2019 में आई है, तो अभी तक नई वैकेंसी देखने को नहीं मिली है, कब मिलेगी अभी कुछ भी नहीं पता है। जबकि एसएससी की कम ही वैकेंसी आती है लेकिन रेगुलर आती है। तो क्या कोई रेलवे विद्यार्थी अपने आप को एसएससी में स्विच कर सकता है या नहीं कर सकता है, और कर सकता है तो किस तरीके से कर सकता है, उसके सामने क्या क्या चैलेंजेस आएंगे? हाँ, ये भी बात है। अगर आप प्योर रेलवे स्टूडेंट हैं तो सबसे बड़ी बात है कि हम लोग एज ए स्टूडेंट मिडिल बैकग्राउंड से आते हैं। हाँ। तो आप अगर अभी रेलवे के फुल फ्लैग प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो पहले आप रेलवे में कहीं ना कहीं अपने आप को सेटल करें। सेटल्ड हो गए, उसके बाद आप एसएससी पे स्विच करें, क्योंकि एसएससी अप्रोक्सीमेटली आपसे 4 ईयर लेता है, क्योंकि एक एग्ज़ाम क्लियर करने से ज्वाइनिंग तक 4 ईयर लेता है, तो आपको एक लंबा टाइम लगेगा। इसलिए और उतना दिन झेलना मिडिल बैकग्राउंड वाले लोगों के लिए थोड़ा सा दिक्कत है। इसलिए अगर आप रेलवे में तो आप पहले अपने आप को सेटल करें, उसके बाद स्विच हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब स्विचिंग का जो प्रोसेस होगा तो क्या चैलेंजेस उनको फेस करना पड़ेगा? हाँ, चैलेंजेस ये फेस करना होगा कि थोड़ा सा इंग्लिश जो हमारे एसएससी में सीजीएल की बातें करें तो उसमें 250 का होता है,
तो उसमें 200-250 अगर इंग्लिश मीडियम से लड़का तो डिस्क्रिप्टिव में आप लिख सकते हैं इंग्लिश में 350 का जगह। तो इंग्लिश का बैकग्राउंड बहुत अच्छा होना चाहिए। तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा संघर्ष करके एक अप टू लेवल में जाना होगा, क्योंकि 85 के अप्रोक्स लाना ही होगा, तब तो आप एक अच्छा कर सकते हैं। तो इंग्लिश को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं रेलवे के स्टूडेंट्स लोग? ये क्या आपके पास कुछ टिप्स है तो आप हाँ, बताएं। इंग्लिश के लिए या करना क्या होगा, तो आपको पहले एक अच्छे तरह से ग्रामर को पढ़ना होगा, मोर देन रिवीजन। और आप PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर फोकस कर रहे हैं, बार बार प्रैक्टिस करें, लेटेस्ट पैटर्न को फॉलो करो जो TCS ने पूछा है। बस ये TCS मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और TCS का लेटेस्ट क्वेश्चन। और बस इंग्लिश का थोड़ा सा रीडिंग कम्प्रिहेंशन वाला पार्ट पे अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें। आप रेगुलर पेपर पढ़ें या नोवेल पढ़ें, जो भी पढ़ सकते हैं आप पढ़ें। तो विद्यार्थी जीवन से कर्मचारी जीवन के बीच में सबसे पहली खुशी का अवसर आपको कब मिला? बस वही जब मेरिट बन गया था SSC या MTS वाले में? यस यस। अच्छा। ये तो मेरिट मतलब 4 मार्च 2021 को। तो हम लोग लाइब्रेरी में बैठे हुए थे, अच्छा। तो बना था उस समय। तो मगर दुख की बात ये थी कि मेरा तो पता था कि मेरा इतना 92 प्लस मार्क्स है तो मेरा तो बनेगा, बिहार मिलेगा, ये था मेरे दिमाग में। और मेरे मित्र का 84 या कुछ था, तो वहाँ पे कुछ समस्याएं हुई थी। तो अपने आप को मतलब नॉर्मल रख करके उनको पहले संभालना जी। ज़्यादा मैंने प्रायोरिटी। फ्रेंड की हाँ, जिम्मेदारी होती है। मतलब ये कभी अनुभव किसी को नहीं होने दिया कि हम मेरा रिजल्ट हो उनका नहीं, तो उनको हमने पूरा प्रायोरिटी दिया, उनको एक अच्छे तरह से संभाला। अप्रोक्सीमेटली 1 आवर से 100 मतलब 30 मिनट तक उनको अच्छा से रखे। उसके बाद क्योंकि हमने ये चीज़ें पीछे फेस कर चुके हैं बिल्कुल। इसलिए एक स्टूडेंट लाइफ में उस दौरान कितना ज़्यादा सपोर्ट की आवश्यकता पड़ती है एक सच्चे दोस्त की। मेरे मित्र हैं कुछ उस विपरीत समय में सपोर्ट करते हैं, तो उन्हें वही समय याद रहते हैं कि और लोग तो सुख में तो हर कोई साथ देता है, मगर जब फ्रस्ट्रेट होते हैं, असफल होते हैं, उस समय जो सपोर्ट कर दे वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। कहते हैं ना पद बड़ा ना कद बड़ा, मुसीबत में जो साथ खड़ा वो सबसे बड़ा। अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं कि विद्यार्थी जीवन आपका चल रहा था और आपने जो परीक्षा को पास किया, SSC MTS का जॉब करते हुए, तैयारी करते हुए आपने SSC CHSL की परीक्षा को पास किया, या फिर आप परीक्षा पहले दे चुके थे, बस आपका रिजल्ट आया? जो आपका रिजल्ट आया था, हम तो पहले ही देख चुके थे, सब चीज़ क्लियर हो था। मतलब उसके बाद यहाँ हम आए, बस मेरिट आया अप्रोक्सीमेटली 1 मंथ हो रहा जी। अब थोड़ा सा आपके जॉब प्रोफाइल के ऊपर बात करते हैं, तो आप थोड़ा विस्तार पूर्वक बताइए कि एक्जैक्टली आपका जो डेजिग्नेशन है, कौन से डिपार्टमेंट के कौन से पोस्ट पे कार्यरत है, और एक्जैक्टली आप लोगों का काम क्या होता है, करते क्या है, ताकि भविष्य में कोई विद्यार्थी का अगर SSC MTS की परीक्षा को पास करके आपके पोस्ट पे सिलेक्शन हो तो उसे एक्जैक्टली मालूम चल सके कि हाँ इस पोस्ट पे क्या काम होता है, उसको क्या करना पड़ेगा। ठीक, हम यहाँ एज ए MTS हैं, TRO में पोस्टेड हैं इनकम टैक्स में। तो वहाँ हमें ITBA पे काम करना होता है। ITBA फुल फॉर्म मतलब ITBA मतलब उसमें किस टाइप का काम होता है? एक एप्लीकेशन होता है, उसमें होता है कि मतलब कोई भी टैक्स पेयर को एक क्या बोलते हैं उसको एप्लीकेशन ये सब भेजना रहता है, उसके आधार पर जनरेट होता है, उसको एप्लीकेशन भेजना रहता है। उसके बाद उसे टैक्स रिकवरी अगर पैसा नहीं चुकाता है तो उसको फिर से एक नोटिस देना रहता है। ये सब काम रहता है हम लोगों का। और थोड़ा फाइलिंग वर्क रहता है, आया तो उसका लेटर रिसीव करना देना ये सब। और जो सीनियर इंस्पेक्टर है ITO है उनको सपोर्ट करना रहता है जी। तो इसमें आप लोगों की शिफ्ट वाइज ड्यूटी लगती है या फिर नो नॉर्मल शिफ्ट? हाँ, वही जो 9:30 से 6 की ड्यूटी होती है वही सबकी है, कोई शिफ्ट वाइज नहीं है। संडे सैटरडे ऑफ रहता है, उसके बाद जो शेष 5 दिन है उसमें ड्यूटी रहती है। तो आप इसको एक सक्सेस मानते हैं? नो सक्सेस तो नहीं, एज ए सपोर्ट। मतलब अगर आप जैसे आदमी के पास कुछ जॉब नहीं रहता तब घर से भी पैसा लेना 8-10 हज़ार एक बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है मिडिल क्लास के लिए। तो एज ए सपोर्ट आप इसको देख सकते हैं, बस सक्सेस नहीं है जी। SSC CHSL में जो आपका सिलेक्शन हुआ, जिसकी ज्वाइनिंग का वेट कर रहे हैं, उसको भी एज ए सपोर्ट ही मानिए, क्योंकि आजकल एक अच्छे ज़िंदगी जीने के लिए सफिशिएंट नहीं है जी। इसलिए। और अगर आप में है तो फिर आगे आप जा सकते हैं इसलिए। तो आपका ड्रीम क्या है, आप कहाँ अपने आप को देखना चाहते हैं? एज ए CGL ऑफिसर इन बिहार जी, ऐसा देखना चाहते हैं। हाँ। ये ख्वाब। बिहार ही क्यों? आपको बिहार से इतना ज़्यादा लगाव क्यों है? घर है इसलिए या फिर कोई और रीजन? नहीं, अगर सेवा करने का मौका मिले तो घर का, क्योंकि मेरा थोड़ा सा स्टेट है तो अब सेवा करें तो हम अपने लोगों का ही करें, ज़्यादा से ज़्यादा सेवा करें, ये भावना रही है। तो आपको इस पोस्ट पे फिलहाल क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं आपको? सुविधाएं के रूप में बस यही
जो मिल रहा है कोई एक्स्ट्रा कुछ मतलब अलाउंस कुछ नहीं मिलता है, जो सबको मिलता वही है। अच्छा, तो अभी आप वर्तमान में सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं? यस यस। तो कितना समय निकाल लेते हैं जॉब करते हुए आप सीजीएल के लिए? अप्रोक्सीमेटली आप सुबह से देखें तो 7 से मतलब 6 अगर बजे से लग जाते हैं तो 6 से 9, 3.5 घंटा अप्रोक्स ये। और रात में कम से कम 2 आवर 7 से 9 आप पढ़ सकते हैं। और संडे सैटरडे तो आप उसमें फुल्ली आप जो भी करना है दिन भर है आपका यूज करिए। मतलब सैटरडे संडे कंप्लीट हॉलीडे रहता है। ठीक है, तो आप ये बताइए कि स्टूडेंट लाइफ से लेकर के यहाँ तक का जो आपको जर्नी रहा, हर एक स्टूडेंट को कभी ना कभी एक स्ट्रगल फेज से गुजरना पड़ता है। कभी कभी कोई स्टूडेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा होता है, तो क्या आपको कभी वैसा मौका मिला जिस दौरान आप लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे और उससे कैसे उभरे आप, ये बहुत ज़रूरी होता है। हाँ, ये था जब हम 16 का CHSL दिए थे, 15 का CHSL फर्स्ट बार दिए थे, उस समय ऑफलाइन मोड में होता था और उसमें मेरा 130 था और उसमें OMR रंगना होता था, उसमें हम गलत रंग के आ गए थे, मतलब सीक्वेंस गलत हो गया था। इसमें हम लोग तो थे कि मेरा मेरिट बनेगा, सब चीज़ होगा। अच्छा, और उसमें गलत हो गया तो मेरा मेरिट ही रिजल्ट ही नहीं हुआ। तो उस समय बहुत ज़्यादा शौक लग गया होगा कि बहुत हुआ क्या? और हमारे मित्रों का हुआ था तो वो और ज़्यादा थी था, इसलिए उस समय सबसे ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हुआ था। तो इतना बड़ा मिस्टेक आप कैसे कर दिए? वो हड़बड़ी में होता है, बाई चांस, मतलब फर्स्ट बार था इसलिए हुआ, उससे ही सीख लिए थे। हाँ। होता है। अच्छा, आप क्या सोच के जनरल कंपटीशन के फील्ड में आए? जनरल कंपटीशन के फील्ड को ही आपने क्यों चुना? जब हम इसलिए चुने क्योंकि हमारे गांव में SSC से बहुत सारे ऑफिसर हैं। हाँ। तो जब हम मैट्रिक पास किया तो उस समय मेरे गांव में इनकम टैक्स इंस्पेक्टर लगे थे। ठीक। उनसे ही हम लोग मतलब प्रेरणा लेकर के ये अच्छे जॉब है, अच्छे लोग मानते थे कि बहुत अच्छा जॉब है, इसलिए हम लोग इधर प्रेफर किया। और उसी समय से मेरे दिमाग में था कि हमें SSC करना है। तो हमारे सब्सक्राइबर्स के लिए और कोई फाइनल मैसेज आप देना चाहेंगे? हाँ, ये है कि भैया आप अगर SSC में सिलेक्शन लेना चाहते हो या कोई भी एग्ज़ाम में, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आगे जाओगे। जितना ज़्यादा आप सोच सकते हो नंबर लाने के लिए, उतना सोचो, ला सकते हो। उसके लिए मेहनत और बहुत ज़्यादा मौका देना बहुत ज़रूरी है। मौके के बिना कुछ नहीं हो सकता, इसलिए बहुत ज़्यादा मौका दीजिए, यही है। बात नहीं रहते हैं, अगर आप लोग सब्जेक्ट वाइज डिटेल स्ट्रेटजी की वीडियो चाहेंगे तो हम लोग वो भी आपको प्रोवाइड करवा देंगे। इस वीडियो के बारे में आपका क्या राय होगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा लाइक और शेयर कीजिएगा। मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।